नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर, जिसमें देश दुनिया और दिन भर की कुछ बेहद ज़रूरी और बड़ी खबरों के बारे में बताएंगे। जिसमें जिक्र होगा चीन का, पाकिस्तान का, भारत का और अमेरिका का, और कैसे भारत चीन और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। हर एक खबर आपको बताएंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है, और अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि मोदी है तो हर जीत मुमकिन है और चीन और पाकिस्तान घुटने टेकेंगे, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर दोस्तों पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए। कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ कड़ा एक्शन, हिरासत में लिए गए 570 संदिग्ध। जी हां दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश में अल्पसंख्यकों पर टारगेटेड आतंकी हमले के मद्देनजर सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर में असामाजिक तत्वों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू कर दी है। कश्मीर घाटी में एक हफ्ते में 7 नागरिकों की मौत के बाद श्रीनगर में करीब 70 युवाओं को हिरासत में लिया गया है। वहीं पूरे कश्मीर में कुल 570 लोगों को हिरासत में लिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कई पथराव करने वालों और अन्य असामाजिक तत्वों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। केंद्र ने आतंकवादियों के खिलाफ अभियान में समन्वय के लिए खुफिया ब्यूरो के एक शीर्ष अधिकारी को भी श्रीनगर भेज दिया है। और इस बीच राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आतंकवाद से संबंधित गतिविधियों के खिलाफ अपनी रणनीति के तहत जम्मू कश्मीर में 15 स्थानों पर छापेमारी की है। पिछले 5 दिनों में मारे गए 6 नागरिकों में से 4 अल्पसंख्यक समुदायों के थे और 6 मौत घाटी के मुख्य शहरी केंद्रीय श्रीनगर में हुई है। श्रीनगर के एक सरकारी स्कूल के अंदर गुरुवार को एक महिला प्रधानाध्यापक और एक शिक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। प्रमुख कश्मीरी पंडित और श्रीनगर की सबसे प्रसिद्ध फार्मेसी के मालिक मखन लाल बिंदु की मंगलवार को उनकी दुकान पर ही गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना ने श्रीनगर से दिल्ली तक सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है। दिल्ली में हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी और इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, गृह सचिव अजय भल्ला, आईबी चीफ अरविंद कुमार, सीआरपीएफ डीजी कुलदीप सिंह और बीएसएफ डीजी पंकज सिंह सहित कई अधिकारी शामिल हुए। इस मीटिंग में कश्मीर से आ रही फिक्र की खबर पर चर्चा हुई थी। और आपको बता दें दोस्तों, बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है कि बड़ा एक्शन ले भी लिया गया है। 570 संदिग्धों को कर लिया गया है गिरफ्तार। तो करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कश्मीर में निर्दोषों की हत्या से यूके सुप्रीम सिख काउंसिल नाराज, इमरान सरकार को ठहराया इसके लिए जिम्मेदार। जी हां दोस्तों, जम्मू और कश्मीर में अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों की हत्याओं की निंदा करते हुए सुप्रीम सिख काउंसिल यूके ने इमरान सरकार से पाकिस्तान में संचालित आतंकवादी समूहों को नियंत्रित करने का आग्रह किया है। ब्रिटेन में 170 से अधिक गुरुद्वारों से संबंध सुप्रीम कोर्ट काउंसिल में इमरान सरकार से जम्मू और कश्मीर में हर साल दर्जनों नागरिकों की हत्या के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। इसी के साथ आपको बता दें, ANI के मुताबिक जम्मू कश्मीर में हुई हत्याओं की निंदा करते हुए सुप्रीम सिख काउंसिल ने बयान जारी करते हुए पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदायों के उत्पीड़न की रिपोर्ट पर चिंता व्यक्त की और सरकार से अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करने का आह्वान किया। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अमित शाह ने बताया पीएम मोदी ने कैसे लिया सर्जिकल स्ट्राइक, 3 तलाक और धारा 370 का फैसला। बोले पहले इसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के पदों पर रहते हुए 20 साल पूरा करने के मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी ने देश की छवि को बेहतर करने में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि दुनिया में भारत की इमेज खराब हो चुकी थी, पीएम मोदी ने उसे बेहतर करने में पहले दिन से काम शुरू कर दिया। और गृह मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी जी के सार्वजनिक जीवन के 3 हिस्से किए जा सकते हैं: भाजपा में आने के बाद, संगठनात्मक रूप में और गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में, और राष्ट्रीय राजनीति में प्रधानमंत्री के रूप में। क्या प्रधानमंत्री किसी की नहीं सुनते, अकेले फैसला करते हैं? क्या ये सच है? इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैंने नरेंद्र मोदी जैसा श्रोता नहीं देखा, मैंने मोदी जी का काम नज़दीकी से देखा है। वो धैर्यपूर्वक निर्णय लेते हैं और अंतिम व्यक्ति की बात भी सुनते हैं। व्यक्ति के सुधार के निर्णय को उसकी महत्ता के आधार पर लेते हैं, ना कि व्यक्ति के आधार पर। वहीं लेफ्ट की पार्टियों पर निशाना साधते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वामपंथी रास्ता गरीब का उत्थान करना है ही नहीं, बल्कि उसके अंदर के असंतोष को राजनीतिक पूंजी बनाकर सत्ता पर बैठना है। करीब 27 साल बंगाल में वामपंथ शासन के बाद बंगाल की स्थिति देखिए।
त्रिपुरा की स्थिति देखिए और इनकी गुजरात से तुलना कीजिए। अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी जोखिम लेकर फैसला करते हैं। वो कहते रहे हैं कि हम देश बदलने के लिए सरकार में आए हैं, सरकार चलाने के लिए सरकार में नहीं आए। भारत की जनता को पूरी दुनिया में सबसे आगे लेकर जाना है। उनका एक ही लक्ष्य है, भारत प्रथम। उन्होंने कहा कि पिछले कोई सर्जिकल स्ट्राइक की सोच भी नहीं सकता था। पहले फैसले पर सिर्फ अमेरिका का एकाधिकार माना जाता था, लेकिन पीएम मोदी ने इसको कर दिखाया। नोटबंदी का फैसला और कोई ले ही नहीं सकता था। इससे देश के अर्थतंत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन आया और इसी प्रकार जीएसटी पर भी पहले किसी की हिम्मत ही नहीं हुई। 3 तलाक कानून, धारा 370, पेरिस समझौता, नई शिक्षा नीति, 1 रैंक 1 पेंशन, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाने का निर्णय, ये सारे निर्णय मोदी द्वारा ही संभव हो सके। ये सब वो फैसले हैं जो इससे पहले लेने में सरकारें डरती थी, लेकिन पीएम मोदी ने इसे निर्भीक रूप से लिया। गृहमंत्री ने कहा कि वो सब फैसला इसीलिए ले पाए क्योंकि उनका लक्ष्य सरकार चलाना नहीं बल्कि जनता की भलाई था। उनका दलगत स्वार्थ और व्यक्तिगत स्वार्थ से विश्वास में कमी आती थी और उनमें ये दोनों ही नहीं है। पीएम मोदी जोखिम लेकर फैसले करते हैं और ये बात सही है, उनका मानना है। और कई बार उन्होंने कहा भी है कि हम देश बदलने के लिए सरकार में आए हैं, केवल सरकार चलाने के लिए सरकार में नहीं आए हैं। हमारा लक्ष्य है देश में परिवर्तन लाना। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बलूच विद्रोहियों ने चीन पाकिस्तान के छुड़ाए छक्के, ग्वादर छोड़कर भाग रहा है ड्रैगन। जी हाँ दोस्तों, बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह भड़का हुआ है। वहाँ के आम लोग लगातार चीन के निर्माण कार्य का विरोध कर रहे हैं। CPEC परियोजना का बलूचिस्तान एक अहम हिस्सा है। चीन पहले ग्वादर में चाइना पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर का केंद्र बनाने जा रहा था, लेकिन हमले के डर से अब चीन और पाकिस्तान को बलूचिस्तान छोड़ने का मन बना लिया है और दोनों देशों के बीच कराची बंदरगाह को विकसित करने की योजना पर हाल ही में हस्ताक्षर हुआ है। कराची शहर सिंध प्रांत की राजधानी और पाकिस्तान के आर्थिक गतिविधियों का केंद्र है। जापानी अखबार निक्केई के मुताबिक पाकिस्तान की ओर से जारी सूचना के मुताबिक चीन करीब $3.5 अरब इस परियोजना पर खर्च करेगा। चीन के विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने इस खबर की पुष्टि भी कर दी है। इस परियोजना के तहत कराची पोर्ट का विस्तार, मछली पकड़ने के लिए एक अन्य बंदरगाह के निर्माण और 640 हेक्टेयर के इलाके में व्यापारिक जोन की स्थापना करना शामिल है। इसमें एक पुल भी बनाया जाएगा जो कराची बंदरगाह को मनोरा द्वीप समूह से जोड़ देगा। दरअसल चीन के लिए ग्वादर बंदरगाह बड़ा संकट बन गया था, जो बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। चीनी नागरिकों और उसके निवेश पर लगातार बलूच विद्रोही हमले कर रहे थे और सभी अगस्त महीने में इसी इलाके में एक चीनी वाहन को निशाना बनाकर आत्मघाती हमला किया गया था। इसमें 2 बच्चों की जान भी चली गई थी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत की 2 टूक हॉट स्प्रिंग और देपसांग से भी पीछे हट जाए चीन। जी हाँ दोस्तों, भारत और चीन के सैन्य कमांडरों के बीच LAC पर शेष गतिरोध को खत्म करने के लिए 13वें दौर की वार्ता रविवार को शुरू हुई है। इसमें भारत की तरफ से चीन से 2 टूक कहा गया है कि वो बाकी बचे टकराव वाले सभी स्थानों से भी पीछे हटे और मई 2022 से पूर्व की स्थिति बहाल करे। उच्च पदस्थ सूत्रों ने जानकारी दी है कि सेना के सूत्रों ने बताया कि वार्ता रविवार सुबह चीनी क्षेत्र मोल्डो में शुरू हुई है और इसमें हॉट स्प्रिंग, देपसांग आदि के टकराव वाले बिंदुओं को लेकर चर्चा हुई है, जिस पर भारत की तरफ से तत्काल चीनी सेना से पीछे हटने और पूर्व की स्थिति बहाल करने पर भी जोर दिया गया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी सोमवार को भारतीय अंतरिक्ष संघ की करेंगे शुरुआत। संगठन में कई दिग्गज कंपनियां शामिल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारतीय अंतरिक्ष संघ की शुरुआत करेंगे। साथ ही इस मौके पर वो अंतरिक्ष उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक भारतीय अंतरिक्ष संघ अंतरिक्ष और सैटेलाइट कंपनियों का प्रमुख उद्योग संगठन है, जो भारतीय अंतरिक्ष उद्योग की सामूहिक आवाज़ बनने की
आकांक्षा रखता है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीन की कंपनी पर अब मुकेश अंबानी का होगा राज, इतने करोड़ में हो गई डील। जी हाँ दोस्तों, देश के जाने माने बिजनेसमैन मुकेश अंबानी की नई कंपनी रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड ने चीन की एक कंपनी को खरीद लिया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 77.1 करोड़ डॉलर में चीन की REC सोलर कंपनी को खरीदा है। कंपनी ने रविवार को ये जानकारी साझा की है। मुकेश अंबानी का कहना है कि अब जल्द ही उनकी फर्म भारत और विदेशी बाजारों में ग्राहकों को सस्ती बिजली मुहैया कराएगी। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक कंपनी ने एक बयान में कहा कि RNESL ने चाइना नेशनल ब्लू स्टार लिमिटेड से 77.1 करोड़ डॉलर पर REC सोलर होल्डिंग्स AS की 100% हिस्सेदारी खरीद ली है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत चीन बॉर्डर पर पोस्ट नहीं छोड़ेगी सेना, शीतकाल में भी 13,000 फीट पर होंगे आमने सामने। जी हाँ दोस्तों, चीन से बढ़ते विवाद के बीच ITBP की तरह ही सेना भी अब 12 महीने भारत चीन सीमा पर तैनात रहेगी और अब तक शीतकाल में सेना नीचे उतर जाती थी। पिछले साल से ही ITBP भी साल भर के लिए नियमित रूप से तैनात कर दी गई है और अब तक हर साल शीतकाल में बर्फबारी शुरू होने से पहले ITBP 13,000 फीट से अधिक ऊंचाई वाली चौकियों को 9,000 फीट तक ऊंचाई तक शिफ्ट करती थी। तो दोस्तों ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। सेना के जवान वर्ष 2019 तक काला पानी व नाभी ढांग गुंजी में ही तैनात रहते थे। इस बार पहला मौका होगा जब चीनी सीमा 9,000 फीट से अधिक की ऊंचाई वाली चौकियों में सेना के जवान शीतकाल में पहरा देंगे। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद की चीन से करीब 136 किलोमीटर लंबी सीमा लगी हुई है और इस सीमा पर सुरक्षा भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP संभालती है। सेना की उपस्थिति वर्ष 2019 तक इस सीमा में बेहद सीमित रही। सुरक्षा की दृष्टि से बेहद शांत अंतर्राष्ट्रीय सीमा में 10 से अधिक अग्रिम चौकियों में से केवल 11,000 फीट से। दोस्तों रुक करते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। चीनी सैनिक LAC पर मौजूद रहेंगे तो हम भी पीछे हटने वाले नहीं, चीन के साथ सीमा विवाद पर बोले सेना प्रमुख नरवणे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत चीन सीमा के बीच विवाद को लेकर सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने कहा है कि चीन को उसके एक्शन के आधार पर ही जवाब दिया जाएगा। सेना प्रमुख ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीनी सैनिकों की तरफ से किए जा रहे आधारभूत ढांचे के निर्माण को लेकर चिंता जताई है। सेना प्रमुख ने कहा कि यदि वो LAC पर टिकेंगे तो हम भी वहां डटे रहने के लिए तैयार है। सेना प्रमुख ने एक टीवी कार्यक्रम के दौरान कहा कि वो बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य कर रहे हैं, वहां चीन की तरफ से आधारभूत ढांचे का निर्माण किया जा रहा है। इसका मतलब है कि वो लोग वहां टिकेंगे, यदि वो लोग वहां टिकेंगे तो हम भी वहां डटे रहेंगे। सेना प्रमुख ने कहा है कि भारत की तरफ से LAC पर किया जा रहा निर्माण कार्य भी उतना ही मजबूत है जितना PLA की तरफ से किया गया निर्माण कार्य। जनरल नरवणे ने कहा कि हम चीन की तरफ से किए जा रहे निर्माण पर करीब से नजर बनाए हुए हैं। चीन की तरफ से हाल ही में LAC पर लद्दाख में भारत के साथ हुए टकराव से जुड़े सवाल में सेना प्रमुख ने कहा है कि उत्तरी सीमा पर क्या क्या हुआ, इस बारे में विदेश मंत्रालय ने सब कुछ साफ कर दिया है। चीन के साथ टकराव की प्रमुख वजह चीन की तरफ से बड़े पैमाने पर की जा रही निर्माण कार्य है और पूर्व से निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन न करना है। भारतीय और चीनी सैनिक पिछले हफ्ते अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में यांगसे के पास कुछ देर के लिए आमने सामने आ गए थे और इतना ही नहीं, बाद में इसे तय प्रोटोकॉल के अनुसार दोनों पक्षों के स्थानीय कमांडरों के बीच बातचीत के बाद सुलझा लिया गया। सूत्रों ने शुक्रवार को ये जानकारी दी है कि ये नोकझोंक उस वक्त हुई जब चीनी गश्ती दल ने भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की। भारत ने चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिकों को वापस भेज दिया। इसी के साथ दोस्तों ऐलान भी कर दिया गया है कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए और अपनी सीमा की सुरक्षा के लिए जो जरूरी होगा वो करेगा। तो करता है अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत के साथ रिश्ते सुधारने के लिए विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला की चीन पाकिस्तान को सलाह। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दुनिया में इस वक्त अस्थिरता का माहौल है। कोविड के इस काल में भारत पड़ोसी देशों से भी परेशान है, इसमें पाकिस्तान और चीन दोनों ही शामिल हैं। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव 2021 में विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने दोनों पर बात की। विदेश सचिव ने बताया कि दोनों देशों संग भारत के रिश्ते कैसे सुधर सकते हैं या फिर पहले जैसी स्थिति
कब मुमकिन होगी। इसी के साथ टॉपिक पर बात करते वक्त विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंखला ने पूछा कि पाकिस्तान से क्या उम्मीद करते हैं और रिश्तों में सुधार कैसे आ सकते हैं। इस पर विदेश सचिव ने कहा कि हम पाकिस्तान समेत सभी पड़ोसियों से अच्छे संबंध चाहते हैं, लेकिन ये पाकिस्तान पर निर्भर करता है कि बॉर्डर पार से आतंकवादी गतिविधियों पर रोक लगाए। सीज फायर उल्लंघन हो रहा है, घुसपैठ की घटनाएं हो रही हैं। जब तक पाकिस्तान से आतंकवाद का खात्मा नहीं होता, उससे हमारे रिश्तों में सुधार नहीं आ सकता है। चीन के मसले पर बात करते हुए विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंखला ने कहा है कि जिस वक्त हम कोरोना की पहली लहर से लड़ने में व्यस्त थे, तब पता चला कि चीन ने लद्दाख सीमा पर बिल्डअप किया है, घुसपैठ की कोशिश भी हुई है और ये उन समझौतों का उल्लंघन था जो कि भारतीय चीन के बीच पहले हो चुका है। इसमें 1993 और 1996 में हुए समझौते शामिल हैं। जब तक ये सीमा विवाद सुलझ नहीं जाता, तब तक चीन संग रिश्ते सामान्य होना मुमकिन नहीं है। विदेश सचिव ने आगे कहा कि चीन संग 13 राउंड की मिलिट्री मीटिंग हुई है। जब तक भारत पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो जाता, तब तक LAC पर कोविड से पहली वाली सामान्य स्थिति नहीं लौटेगी। हर्षवर्धन श्रृंखला ने आगे क्वाड की अहमियत पर कहा कि क्वाड का एजेंडा काफी गंभीर है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति स्थापित करना इसका मुख्य काम है और इसके अलावा कोरोना वैक्सीन सभी कमजोर देशों तक पहुंचाना इसका लक्ष्य है। इसमें ग्रीन एनर्जी पर बातें हो रही हैं। तो दोस्तों, यहां पर सलाह दी है हर्षवर्धन श्रृंखला ने कि अगर चीन और पाकिस्तान को भारत से रिश्ते सुधारने हैं तो ये कार्य करें। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उपचुनाव में अमित शाह या राजनाथ सिंह आएंगे हिमाचल के मंडी, मोदी को बुलाने को भी तैयार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के मंडी संसदीय क्षेत्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जनसभा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी प्रचार में बुलाने की तैयारी है, मगर उनके आने पर अभी संशय है। विश्वस्त सूत्रों के अनुसार प्रदेश भाजपा संगठन को इस संबंध में केंद्रीय नेतृत्व ने कुछ इस तरह के संकेत दिए हैं। भाजपा चाह रही है कि प्रदेश में पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं की कम से कम एक जनसभा हो। वो मोदी, शाह, राजनाथ, गडकरी जैसे बड़े नेताओं को हिमाचल बुलाना चाह रहे हैं। ज़्यादा संभावना राजनाथ सिंह के आने की इसलिए है क्योंकि वो मंडी संसदीय क्षेत्र में पूर्व सैनिक वोटों के लिए उपयोगी होंगे और यहाँ से रिटायर्ड ब्रिगेडियर कुशल चंद्र प्रत्याशी हैं। और आपको बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का जनसभा को संबोधित करने के लिए हिमाचल प्रदेश आना तय है। तो दोस्तों, ये थी दिमाग कुछ भेज। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। कश्मीर में हिंसा के लिए पाकिस्तान है जिम्मेदार, भारत सरकार देगी मुंह तोड़ जवाब, कर दिया गया है बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, कश्मीर में जारी हिंसक घटनाओं के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को जिम्मेदार बताते हुए भाजपा ने कहा कि भारत सरकार इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। आपको बता दें, IANS से बातचीत करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और जम्मू कश्मीर के प्रभारी तरुण चुग ने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा कि श्रीनगर में हुए आतंकी हमले के लिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ही जिम्मेदार है। इसी के साथ जम्मू कश्मीर के प्रभारी ने इसे आतंकवादियों का कायराना कृत्य बताते हुए कहा कि आतंकवादियों ने हताशा में आम आदमियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि आतंकवादी घाटी में शांति भंग करने और विकास कार्यों को रोकने के लिए इस तरह के शर्मनाक कृत्य कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें, IANS से बातचीत करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सरदार RP सिंह ने कश्मीर में हुई हत्याओं को अफसोसजनक बताते हुए चेतावनी दी है कि ये 90 के दशक का कश्मीर नहीं है, बल्कि मोदी के दौर का कश्मीर है और भारत सरकार एवं राज्य सरकार इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। कश्मीरी पंडितों से वापसी को जारी रखने की अपील करते हुए सरदार RP सिंह ने कहा कि सरकार ने हाल ही में 1000 संपत्ति की पहचान की है जो कश्मीरी पंडितों को वापस दी जा रही है और ये प्रक्रिया जारी रहेगी। कश्मीर के वर्तमान हालात की तुलना 90 के दशक के कश्मीर से करने वालों की आलोचना करते हुए सिंह ने कहा कि ऐसे लोगों को ये समझना चाहिए कि ये 90 के दशक का कश्मीर नहीं है, मोदी के दौर का कश्मीर है जहां पत्थरबाजी और गोलीबारी दोनों बंद है। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा है कि कश्मीर की शांति भंग करने की आतंकवादियों की ये नापाक और घिनौनी साजिश कभी कामयाब नहीं हो पाएगी। भारतीय सुरक्षा बल देश के इन दुश्मनों को कुचलकर इनके मंसूबों को नाकाम कर देगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली
बड़ी खबर की तरफ। पाकिस्तान व आतंकवाद का पुतला दहन कर लगाए गए मुर्दाबाद के नारे। जी हां दोस्तों, देवास में विश्व हिंदू परिषद मालवा प्रांत के कार्यकर्ता ने स्थानीय सयाजी द्वार पर पाकिस्तान और आतंकवाद का पुतला दहन करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। और इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष मनोहर पमनानी ने कहा कि कश्मीर में एक बार फिर से 1990 के दशक जैसा दृश्य सामने आया है। चुन चुनकर हिंदुओं की हत्याएं की जा रही हैं और ये सब सीमा पार से पाकिस्तान प्रेरित आतंकवादियों द्वारा किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A के हटने के बाद अब अफगानिस्तान में तालिबान शासन के कारण पूरे देश भर में आतंकवादी घटनाओं में एकाएक वृद्धि हुई है। लगातार हो रहे हिंदुओं पर हमले के विरोध में बजरंग दल द्वारा शनिवार को देश भर में प्रदर्शन किया गया और इस दौरान पाकिस्तान तथा आतंकवाद का पुतला दहन कर विरोध जताया गया। और इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि कश्मीरी हिंदुओं के साथ पूरा देश खड़ा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के साथ LG मनोज सिन्हा की हाई लेवल मीटिंग। घाटी में गरमाई सियासत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, कश्मीर घाटी में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही टारगेट किलिंग के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग हो रही है। बता दें कि जम्मू कश्मीर में एक सप्ताह में 7 आम नागरिकों को लक्ष्य बनाकर उनकी जान ली जाने के बाद दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक सनसनी मची हुई है। गृह मंत्री अमित शाह और जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा की मुलाकात के साथ ही गृह मंत्रालय ने देश की सुरक्षा एजेंसियों के टॉप एक्सपर्ट्स को कश्मीर भेज दिया है। वहीं मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा सोमवार को श्रीनगर लौटने वाले हैं। हालांकि वो अपना दौरा छोटा कर सकते हैं। वहीं रिपोर्ट के अनुसार सुरक्षा बल आतंकियों के खिलाफ एक बड़ा अभियान शुरू कर सकते हैं। इस बीच जम्मू कश्मीर में इन बढ़ती हत्याओं की घटनाओं पर सियासत तेज हो गई है। PDP नेता और पूर्व CM महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि प्रदेश की स्थिति बद से बदतर हो गई है, लेकिन उन्हें पता है कि केंद्र समस्या का समाधान ढूंढने के बजाय अपनी ताकत का प्रयोग जारी रखेगी ताकि चुनावों में इसका लाभ उठाया जा सके। विशेषकर यूपी चुनाव पर सरकार का ज़्यादा फोकस है। उल्लेखनीय है कि जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं के मद्देनजर दिल्ली में LG मनोज सिन्हा और गृह मंत्री अमित शाह समेत केंद्र के अधिकारियों के बीच अहम बैठक हो रही है। बैठक के पीछे का मुख्य उद्देश्य घाटी में टारगेटेड हिंसा के ट्रेंड पर मंथन करना है। बता दें कि अमित शाह ने शुक्रवार को जम्मू कश्मीर की स्थिति को लेकर अपने मंत्रालय के टॉप अधिकारियों समेत NSA अजीत डोभाल और BSF और CRPF चीफ के साथ बैठक की थी। पहले इससे शुक्रवार को LG मनोज सिन्हा ने कहा था कि एक सप्ताह में प्रदेश की सुरक्षा स्थिति में बड़ा बदलाव होने वाला है और जिन आतंकियों ने निर्दोष नागरिकों का खून बहाया है उससे एक एक बूंद का बदला लिया जाएगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पूर्वी लद्दाख में चीन की बढ़ती चालबाजियों के बीच भारतीय सेना की तैयारी। 14,000 फीट की ऊंचाई पर दहाड़ रही है K9 वज्र तोप की पूरी रेजिमेंट। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि चीन की लगातार बढ़ती चालबाजियों को देखते हुए अब पूर्वी लद्दाख में पहली बार भारतीय सेना ने K9 वज्र तोपों की पूरी रेजिमेंट को तैनात किया है। K9 वज्र तोप लगभग 50 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के ठिकानों पर हमला कर सकती है। तोप की तैनाती पूर्वी लद्दाख के फॉरवर्ड एरिया में की गई है, जो कि 13 से 14,000 फीट की ऊंचाई पर K9 वज्र हॉवित्जर की तैनाती ऐसे वक्त में की गई है जब वास्तविक नियंत्रण रेखा से सटे इलाकों में चीनी सेना जमकर ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें, भारतीय सेना ने इस साल के शुरुआत में 3 K9 वज्र तोप को लद्दाख के ऊंचे पहाड़ी वाले इलाकों में तैनात कर दिया है, जिसके बाद इन्हें परीक्षण के लिए 17 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर पहाड़ी इलाकों में बने सैन्य बेस पर ले जाया गया है। परीक्षण में सफल रहने के बाद भारतीय सेना पर्वतीय अभियानों के लिए इन स्वचालित तोपों की करीब 3 अतिरिक्त रेजिमेंट ला सकती है। इसी बीच भारत और चीन के बीच उच्च स्तरीय सैन्य वार्ता का 13वां दौर रविवार को होगा, जिसमें पूर्व लद्दाख में टकराव वाले शेष बिंदुओं से सैनिकों की वापसी प्रक्रिया में कुछ आगे बढ़ने पर ध्यान दिया जाएगा। सूत्रों ने शनिवार को बताया कि वार्ता पूर्वी लद्दाख में LAC के चीनी पक्ष पर। तो दोस्तों, ये थी दिन भर कुछ बेहद जरूरी और बड़ी खबरें। अब तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल द इंडियन टीवी। जाने से पहले वीडियो को लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।